टू एसएससी ट्यूटोरियल्स। तो हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट किया था जो भी था केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस देखे थे, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। तो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो अगर इवोल्यूशन हो रहा है गैसेस का, ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, अगर उसमें इवोल्यूशन हो रहा है गैसेस का, तो उस वे से भी आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन द कलर, चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द स्टेट, ठीक है। इन सारे वे से आप लोग ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उससे आप लोग जान सकते हो कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रही है, कैरिड आउट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में मेनली आप लोग देखोगे कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहने वाले कोई भी एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि रिएक्टेंट हमेशा आप लोग जानते हो कौन से साइड पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन से साइड पे आता है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो उसी वजह से अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में क्या होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर वो एलिमेंट सेम नहीं है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हम लोगों को मेनली कोई भी रिएक्शन अगर वो वर्ड में रिप्रेजेंट हो रही है तो उसकी सिंबल के तौर पे आप लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो बताने का काम करेंगे केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ये दोनों फंडे देखेंगे, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन कैसे किए जाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस में आप लोगों को रिएक्शन दी उसको आप लोग केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, और देन उसके बाद आप लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। आप देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो the method of the representing the chemical reaction with the help of symbol and the formula of the substances involved, it is known as the chemical reaction, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, the method of representing the chemical reaction, ठीक है। एक ऐसी मेथड जो कि क्या रिप्रेजेंट करेंगी केमिकल रिएक्शन को। अब देखो कैसे, अगर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वहां पे लिखते हैं जिंक reacts with dilute sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen gas, ठीक है। अगर इस वजह से आप लोगों ने कोई भी रिएक्शन लिख ली है, ठीक है, कौन से, लेकिन सेंटेंस में, ठीक है, हम लोग सेंटेंस में उसको लिख ले रहे हैं। अब वो जो सेंटेंस में यहाँ पे रिएक्शन लिखी है उस सेंटेंस को हम लोगों को कन्वर्ट करना है सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले वर्ड में लिखते हैं। क्या लिया हम लोगों ने, जिंक, ठीक है। रिएक्ट किसके साथ किया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, गिव्स मतलब एरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जिंक सल्फेट और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने क्या उसको सेंटेंस में आप लोगों ने लिख ली उसको, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को। अभी इसको अगर हम लोगों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो Zn का सिंबल क्या है, सॉरी जिंक का सिंबल क्या है, Zn, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरो क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद आप लोगों को जो प्रोडक्ट देंगे वो प्रोडक्ट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एरो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस क्या होंगी, रिवॉल्व हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग केमिकल इक्वेशन में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो सेंटेंस में दी गई थी आप लोगों को रिएक्शन, वो आपने क्या की, वर्ड में रिप्रेजेंट की, ठीक है। वर्ड में रिप्रेजेंट किया तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन लिख लिया। देन आप लोगों ने जिंक को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जो कि क्या है, Zn, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का क्या दिया, H2SO4, ठीक है।
जिंक सल्फेट ZnSO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, ठीक है, H2, जो कि क्या हो जाएगा, एज अ गैस स्टेट में इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। वैसे तो केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे ऐसे भी दिया जाता है, फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट की जाती है, वो सॉलिड के फॉर्म में है, वो लिक्विड के फॉर्म में है, वो कौन से फॉर्म में, ठीक है, वो फिजिकल स्टेट हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि स्टेप वाइज आएगा। लेकिन यहाँ तक कि क्या बोला है, केमिकल इक्वेशन क्या बोलता है, आप देखते हैं अपन डेफिनेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या करता है, एक ऐसी मेथड है जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल। किसके हेल्प के थ्रू, सिंबल के हेल्प से। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जिंक का सिंबल निकाला, ठीक है, तो Zn निकाला हम लोगों ने तो सिंबल के थ्रू, एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, H2SO4, ठीक है। तो फॉर्मूला के थ्रू ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, जो सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे वो, उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली या फिर फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है गाइस। देन उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जहां पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंसेस या फिर सब्सटेंसेस रिएक्ट और कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट और क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रिएक्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और ये जो है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है by the combination of reactant, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर नोन एज द प्रोडक्ट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमेशा कौन सी साइड पे प्रेजेंट रहता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है गाइस। तो ये केमिकल इक्वेशन बताने का काम करेगा, मतलब आप लोगों को आगे जितनी भी रिएक्शन आएंगी वो आप लोगों को किस वजह से रिप्रेजेंट करनी है, फॉर्मूला या फिर सिंबल के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या है, एक ऐसी मेथड, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फिर से एक बार हम लोगों ने एग्जांपल क्या देखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस द हाइड्रोजन। हम लोगों ने सिंबॉलिकली क्या किया, जिंक को रिप्रेजेंट किया सिंबॉलिकली Zn प्लस फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, देन ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। जो आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होता है वो क्या रहेगा, हमेशा रिएक्टेंट, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है वो क्या रहेगा आप लोगों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्लियर हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग एंड द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो उसको आप लोग कैसे पहचानोगे, और वो अगर अनबैलेंस है तो उसको आप लोग कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन का सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है। A balanced chemical equation has an equal number of the atoms of the different element in the reactant and the product, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखो, ठीक है, जो हम लोगों ने इसके पहले भी लिया है। हम लोगों ने एग्जांपल लिया था Zn जिंक, ठीक है, प्लस H2SO4 गिव्स, यहाँ पे ले लेते हैं Cu, H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2, ठीक है। और अभी अगर आपको बोला कि इसमें चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, अगर वो आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले चेक करेंगे Cu के, ठीक है।
यहाँ पे डाल देते रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड में Cu कितना है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, सिर्फ एक ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे H हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी कितने हैं, 2 ही प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद सल्फर। ठीक है, सल्फर की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे कितने सल्फर है, एक ही सल्फर है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, सिर्फ एक ही सल्फर है। उसके बाद क्या बचा है, वो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। और इधर के साइड में भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड में अगर दोनों जो एटम्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर सेम आते होंगे तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, कंप्लीटली वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। जब भी आप लोगों को देखना होगा कि वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो आप लोग किस वजह से देखोगे, सिंपल है, रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, वो आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले वो आप लोग लिख लेना। अगर दोनों मैच कर रहे होंगे तो ऑब्वियस रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे तो आप लोगों को उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन क्या बोली गई है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स। ठीक है, वो भी कहाँ पे, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड पे, दोनों में भी इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स आने चाहिए, तब जाके आप लोग क्या बोलेंगे, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी अब ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग किसको बोलोगे। ठीक है, तो अनबैलेंस के लिए आप लोग एक रिएक्शन लिख लो, H2+। ठीक है, H2+O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब अनबैलेंस देखो आप लोगों को कितने इजी वे से समझ में आ जाएगा। H2+O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब फिर से एक बार वैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कितने निकालते हैं, पहले हाइड्रोजन के निकालेंगे फ्रॉम रिएक्टेंट, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट में देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, प्रोडक्ट में भी देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, रिएक्टेंट में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2। उसके बाद ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, रिएक्टेंट में 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे कि रिएक्टेंट साइड पे कितने, 2 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में कितने मिल रहा है, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चलो ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, प्रोडक्ट साइड पे एक ऑक्सीजन कम है, तो चलो एक ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हम लोग जानते हैं 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है मैटर के चैप्टर में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास कभी भी क्रिएट नहीं होता, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसी के कारण यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है हम लोग को उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ आता है, जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या बोलता था, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और उसी लॉ के तौर पे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उस जो रिएक्शन है, जो अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस किस वजह से कर सकते हो, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, इस वाले साइड पे 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। लेकिन आप लोग देखोगे ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए गाइस, 2 × 2 4। ठीक है, 4 हो गए, तो हम लोग को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करोगे, जहाँ पे अनबैलेंस है, ठीक है, वो निकालोगे। अनबैलेंस जहाँ पे होगा वो निकालने के बाद सबसे पहले जो अनबैलेंस है उस स्पेसिस को बैलेंस करना। ठीक है, अब आप लोगों को जिससे मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे मल्टीप्लाई करके वो बैलेंस हो, उसको आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने किससे कर दिया, 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था, मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, 2 ऑक्सीजन, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया ना, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे मुझे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 4। तो इस वजह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो गया, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग केमिकल इक्वेशन को
अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। और बैलेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग क्या करोगे? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक एग्जांपल देके मैंने एक्सप्लेन करवा दिया कि केमिकल इक्वेशन को आप लोग कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वाले इसमें जितने भी केमिकल अनबैलेंस इक्वेशन आएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करके देखेंगे किस वजह से उसको सॉल्व किया जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्यों देनी पड़ती है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लो। ये किसका एग्जाम्पल है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप इस वे से कोई भी रिएक्शन को कैरिड आउट कर सकते हो और इस वजह से आप लोग बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को।